आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क पर और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजा के साथ हाजिर हूं मैं इमरान खान। दिल्ली में सियासी पारा फिर चढ़ गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरों से मुलाकात की। सभी पार्टियों ने दिल्ली में इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है और दिल्ली में वही होता हुआ दिख भी रहा है जिसके आसार पहले से थे, यानी कि फिर से इंतखाबात। जराये के मुताबिक एलजी सदर जमहूरिया को दिल्ली असेंबली तहलील करने के सिफारिश भेज सकते हैं। और इस सब के बीच सवाल यह है कि जब यही होना था तो एलजी ने इतनी देर क्यों की? क्या वो बैकडोर से दिल्ली में बीजेपी की माइनॉरिटी सरकार बनवाना चाहते थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी ने सरकार बनाने का इरादा तर्क कर दिया? इसके अलावा बात हम आज करेंगे हुज्जाज इकराम की, मुश्किलों की, जो कि हर बार पेश आती हैं और इस बार कुछ ज्यादा है। सारे अरकान मुकम्मल होने के बाद भी मुल्क के हजारों आजमीन हज सऊदी अरब में फंसे हुए हैं और इंतजामिया की लापरवाही से वो अभी भी जद्दा की सड़कों पर भटक रहे हैं। हुज्जाज इकराम की परेशानियों का ये जिम्मेदार कौन है, एयर इंडिया या फिर हज कमेटी? इस पर हम बात करेंगे। तो आज इन दोनों मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी शकील अहमद साहब। खैर मकदम है आपका शकील साहब। और इसके अलावा फोन लाइन से भी हम राब्ता कायम करेंगे हमारे खुसूसी मेहमानों से और कोशिश करेंगे उनसे जानने की, खासतौर से दिल्ली के मसले पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों से। तो आइए शुरू करते हैं खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजा। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मुलाकात की है और इस दौरान केजरीवाल ने एलजी से असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात कराए जाने का मुतालबा किया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी का मौकिफ अभी तक वाज़ेह नहीं है। विधानसभा को लेके, और हमने बताया कि हमारा स्टैंड वही है जो 8 महीने पहले था कि हम चाहते हैं दिल्ली की विधानसभा भंग कर दी जाए। और हमने उनसे ये भी पूछा कि बाकी पार्टियों का क्या कहना है। फॉर्मली जब आपने उन्हें बुलाया तो उन्होंने हमें बता दिया कि बाकी पार्टियां भी विधानसभा भंग करने पर सहमत हैं। सुबह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुलाया था। भारतीय जनता पार्टी की दे गई है कि वो विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में है और अब सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के लोग भी बता गए हैं कि वो विधानसभा भंग कराने के पक्ष में है, फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। हमने भी अपना स्टैंड बता दिया कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो, ताकि लोग महंगी बिजली से, महंगे पानी से और रिश्वतखोरी से इनसे निजात पाने के लिए दोबारा से इलेक्शन में जा सकें और अपनी पसंद की एक ऐसी सरकार चुन सकें जो उनको महंगाई से, भ्रष्टाचार से, रिश्वतखोरी से, महंगाई इन सब से छुटकारा दिला सके। तो अब दिल्ली में चुनाव होंगे। कांग्रेस ने भी दिल्ली असेंबली तहलील करके इंतखाबात कराए जाने की बात कही है। पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग साहब को मुत्तला भी कर दिया है। कांग्रेस की जानिब से रुकन असेंबली हारून यूसुफ ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ ही दिल्ली में भी इंतखाबात कराए जाने का मुतालबा किया। हमने कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड था वो मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कन्वे कर दिया है कि कांग्रेस हर हालत में ये चाहती है कि तुरंत प्रभाव से दिल्ली की विधानसभा को डिसॉल्व किया जाए और नया चुनाव जल्दी से जल्दी अनाउंस किया जाए। जो झारखंड और जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं उनके साथ उनका चुनाव किया जाए। और इससे पहले सुबह दिल्ली बीजेपी के सदस्य सतीश उपाध्याय ने एलजी से मुलाकात की। 10 मिनट तक चली इस मुलाकात में सतीश उपाध्याय ने दिल्ली में सरकार को लेकर बीजेपी का मौक़िफ़ रखा। जराये के मुताबिक बीजेपी ने एलजी से कहा है कि उनके पास हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स नहीं है। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में जोड़ तोड़ की सरकार बनाने के खिलाफ है। फिलहाल बात पूरी तरह साफ हो गई है कि दिल्ली में अब सरकार नहीं बनेगी और नजीब जंग कभी भी असेंबली तहलील कर सकते हैं। तो असेंबली तहलील एक तरह से कर दी गई है और अब दिल्ली में इलेक्शन होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में शकील अहमद साहब हैं। शकील अहमद साहब दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते हैं। शकील साहब, आप दिल्ली की सियासत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया जानते हैं, यहाँ की आवाम का नजरिया जानते हैं। शकील साहब, यही आपसे जानना चाहेंगे, क्या इतने दिनों में आपने महसूस किया आखिर नजीब जंग साहब ने इस मामले को इतना क्यों लटकाए रखा? क्या वजह थी? क्योंकि ये तो तय था कि इसी तरह के हालात बनेंगे, लेकिन इतना वक्त क्यों, इतनी देरी क्यों?
देखिए, जिस तरह के हालात पिछले तकरीबन 1.5 महीने से दिल्ली में पैदा हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं लोग पूरी तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं नजीब जंग साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, और इनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगते रहे हैं। अब जिस तरह से एक हफ्ता से मामला कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बहुत सख्त कोर्ट की जो है एतराजात इस पूरे मामले को लेकर आए हैं, और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप क्या करना चाहते हो दिल्ली के अंदर। और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के जरिए कई बार कोशिश की गई है सरकार बनाने की, जिस तरह से एक बार आम आदमी पार्टी ने एक स्टिंग ऑपरेशन का खुलासा किया था और उसके बाद बीजेपी जो है फुट पर नजर आई थी, और अब जिस तरह से 2 स्टेट में इलेक्शन हुए और उसके बाद बीजेपी काफी अच्छा करने में कामयाब रही, तो अब इन लोगों को ये लग रहा है कि हम दिल्ली में अच्छा कर पाएंगे, इसलिए पूरी तरह से इन लोगों ने बीजेपी ने इलेक्शन का मूड बना लिया है। और आज सुबह जिस तरह से मुलाकात हुई एलजी से, और बीजेपी के जो दिल्ली के सदर हैं सतीश उपाध्याय, उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और अब जिस तरह से तीनों पार्टियों के जरिए ये सिफारिश कर दी गई है, तो उम्मीद की जा रही है, कल हालांकि छुट्टी है, तो कल के बाद परसों का दिन काफी अहम होगा दिल्ली की सियासत के लिए, और असेंबली तहलील की सिफारिश जो है राष्ट्रपति जो सदर जमहूरिया हैं उनको की जा सकती है। जी बिल्कुल, हमारे साथ शकील साहब चौधरी मतीन साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं दिल्ली कांग्रेस के, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं अब आप हालात को, और अब आप लोग किस तरह की फाइट के मूड में है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी तीसरे नंबर पर नजर आ रही है, कांग्रेस सबसे कमजोर नजर आ रही है। देखिए, पहली बात तो ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। पूरी दिल्ली परेशान है 1 साल से, ये पूछते जहां जाते हैं कि चुनाव होगा सरकार बनेगी, चुनाव होगा सरकार बनेगी, वो आज खत्म हो गया जी। दिल्ली का डेवलपमेंट रुका है, जो वेलफेयर स्कीमें हैं वो रुकी हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम थी हॉस्पिटल की, स्कूल्स की और दुनिया भर की, बहुत लोग परेशान हुए। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को लोग अब याद करने लगे हैं। जो 15 साल का शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार का जो काम है वो लोगों को भी याद आने लगा है, और मुझे लगता है कि चुनाव में कांग्रेस बहुत बेटर करेगी पहले। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ये फैसला पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब ले लिया गया है, तो क्या आपके लिए अब ये फायदेमंद होगा? हाँ नहीं, बिल्कुल, जो आज की स्थिति है उससे बेहतर होगी जी। हमारी सीटें बढ़ेंगी। मैं तो ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत ज्यादा वो करेंगे, लेकिन सीटें हमारी बढ़ेंगी जरूर। जी, हमारे साथ गोपाल राय आम आदमी पार्टी के लीडर हैं दिल्ली में, उनसे बात करते हैं, वही फोन लाइन पर जुड़ गए। गोपाल राय साहब, मोदी की लहर चल रही है ऐसा बीजेपी मानती है, और बीजेपी इसको लेकर काफी जोश में भी है। दिल्ली में भी अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या काट है आम आदमी पार्टी की बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी भी लहर तो है, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट पिछले दिनों आए हैं। दिल्ली के लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि देश में मोदी जी की लहर है या नहीं है एक अलग मसला है जी, लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का अंडर करंट है, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार को लोग आज भी चाहते हैं कि वो 5 साल तक चले। लोगों के मन में एक कसक जरूर है कि पिछली बार 28 सीट केवल आम आदमी पार्टी को लोगों ने दिया था, अगर बहुमत 36 सीट का दिया होता तो आज भी वो 49 दिन की सरकार चल रही होती। दिल्ली के अंदर जिस तरह से बिजली के दाम हमने आधे किए, पानी हमने 500 लीटर तक मुफ्त किया, भ्रष्टाचार जिस तरह से हमने घटाया, दिल्ली के अंदर जिस तरह से एक नया बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो दिल्ली की जनता दोबारा चाहती है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल, लेकिन गोपाल राय साहब, अंदर भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है। मोदी जी को वोट भी अगर कोई देता है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जगदीश मुखी बनेंगे। जगदीश मुखी क्या कर सकते हैं? इसलिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को मोहब्बत करती है और उन्हें बहुमत देना चाहती है। जी बिल्कुल, लेकिन यही बात हरियाणा पर भी अगर हम कहें तो वहां भी चेहरा नहीं था। बहरहाल हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने जिस तरह से इस मामले को काफी आगे पीछे किया, काफी कोशिश की, इस मसले को भी अब आप लोगों के बीच लेकर जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के रवैये को भी लोग देख रहे थे, जैसा कि आप इल्जाम लगा दे रहे हैं। हमें लगता है बीजेपी के इस पूरे रवैये को और सत्ता के लालच को हमें ले जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली की जनता ने एक एक पल को पिछले 6 महीने से देखा है और महसूस किया है। आज अगर 6 महीने से दिल्ली के लोग परेशान हैं तो सिर्फ एक वजह से, और कोई वजह नहीं थी। सब लोग चिल्ला के कह रहे थे, पत्रकारों ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा, कांग्रेस ने कहा, सारे एनालिस्ट ने कहा कि संवैधानिक तरीके से दिल्ली में सरकार बनाने का आंकड़ा नहीं है किसी के पास, लेकिन सिर्फ इस लालच में कि कोई जुगाड़ बन जाए, कोई बिक जाए, कोई खरीद में आ जाए, इसलिए तो 6 महीने से दिल्ली की जनता को जिस तरह से तबाह है, भाजपा ने उसका जवाब दिल्ली की जनता लेगी।
क्योंकि दिल्ली की जनता ये बात अच्छी तरह जानती है कि अगर 6 महीने पहले चुनाव हो गए होते तो आज जो बिजली के महंगे बिल उसे भरना पड़ रहा है, नहीं भरना पड़ता। बिल्कुल हमारे साथ भ्रष्टाचार में घूस देना पड़ रहा है, नहीं देना पड़ता। बिल्कुल हमारे साथ चौधरी मतीन अहमद साहब भी हैं फोन लाइन पर। चौधरी साहब, इतना वक्त आपको मिला, आप कह रहे हैं लोग शीला दीक्षित के शासन को, उनके हुकूमत को याद करने लगे हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे जो वक्त कांग्रेस को इतने दिनों में मिला, क्या आपके कैडर ने लोगों के बीच जाकर के बात की लोगों से, या लोगों को आप कह रहे हैं कुछ सीटें बढ़ेंगे, लेकिन आप भी अभी उतने मुतमईन नहीं है कि कुछ बेहतर कर पाए कांग्रेस, क्योंकि अभी भी मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही दिख रहा है। देखिए, जो बीजेपी ने 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में पहुंचा दिए, काला धन जो वापस आ गया जी, और जो 24 घंटे बिजली रह रही है, जो बिजली के दाम बहुत कम कर दिए हैं, पानी के दाम बहुत कम कर दिए हैं, जो दिल्ली में लोगों को सुविधा नहीं है, तो उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही ना। जी, जो मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, सबके ब्लैक मनी वापस आएगी जी, टैक्स खत्म हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, तो पता लगेगा ना। 3-4 महीने हो गए सेंटर में और स्टेट में भी 1 साल से वो देख रहे हैं जी। और जो डेवलपमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया उसको कोई कर नहीं सकता। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, न पहले किया न बाद में किसी ने किया, न कर पाएगा कोई। जी जी बिल्कुल हमारे साथ सीनियर सहाफी जी, रोड्स पे निकलते हैं, हॉस्पिटल में निकलते हैं, कॉलेजों में निकलते हैं, यूनिवर्सिटियों में निकलते हैं, जिधर जाते हैं हमें वहाँ मोहर दिखाई देती है 15 साल कांग्रेस के शासन की। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ सीनियर सहाफी शकील अहमद साहब हैं, बहुत दिल्ली घूमते हैं, दिल्ली को कवर करते रहे। शकील साहब, दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ आपने सुना, बीजेपी से भी हम अभी बात करेंगे। मुकाबला तो अभी ये सच्चाई यही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लग रहा है। कांग्रेस को आप कहां देखते हैं अगर अब बस इलेक्शन की तारीख अगर डिक्लेयर होती है आगे तो? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी जिस तरह के कई सर्वे भी पीछे आए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पीछे अगर 3-4 महीने पहले की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ग्राफ काफी उठा हुआ नजर आ रहा था। और उसके साथ ही अब जिस तरह से 2 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और जिस तरह से मुंबई, महाराष्ट्र में और हरियाणा में सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही है, तो उससे बीजेपी के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद हैं। और जो सियासत पर नजर रखते हैं उनका यही कहना है कि दिल्ली में जो अहम मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें किसके पास आती हैं, और तकरीबन ज्यादा सीटों का मार्जिन देखने में नहीं आएगा। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस के लिए यही कहा जा रहा है कि अपनी जितनी इनकी 8 सीटें हैं इनको भी बचा पाना जो है कांग्रेस के लिए मुश्किल साबित होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ गोपाल राय अगर फोन लाइन पर है। गोपाल राय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी गोपाल राय जी, अब यही आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो तैयारी पूरी है, आप लोगों ने इतने दिनों में अपनी तरफ से और भी कोशिशें कर ली हैं, जैसा कि खबरें मिलती रही कि आपने वार्ड लेवल पर भी अपने लोगों को पूरी तरह से तैयार कर रखा है, तो कितने मुस्तैद हैं आप इस इलेक्शन के लिए? हम तो 6 महीने पहले से तैयार है जी, क्योंकि आज की तारीख में हम चुनाव लड़े हैं, हमारी हैसियत नहीं है। पिछली बार भी 28 सीट आई थी, वो हमारे व्यक्तिगत और हमारी नेताओं के दम पर नहीं आई थी, जनता ने दी थी जी। तो हम पैसे नहीं बांटते, हमें दारू नहीं बांटने, कोई भी पैसे इकट्ठे करने हैं। जनता की आकांक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हमें 49 दिन में मौका मिला, उसको हमने किया है। लोग तैयार हैं, लोग तो हम हर चौराहे पर कहीं भी जाते हैं, लोग पूछते हैं, रोड पे गाड़ी पूछते हैं चुनाव कब हो रहे हैं, हम लोग तैयार हैं। तो पब्लिक दिल्ली की चाहती है कि एक बार वो 49 दिन की सरकार 5 साल के लिए आए और दिल्ली में जो बदलाव की लहर शुरू हुई थी आम आदमी के लिए, आम आदमी की जिंदगी में जो सहूलियत आनी शुरू हुई थी वो चले। जहाँ तक दिल्ली का मसला है, देखिए आपने भी कहा और कई लोगों ने कहा, इस बार दिल्ली के चुनाव में बहुमत की लड़ाई है जी। बहुमत किसको मिलता है? आज की तारीख में मतीन साहब ने जैसा कहा कि कांग्रेस बहुमत नहीं ला सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए जी। बहुमत या तो आम आदमी पार्टी की आनी है या फिर भारतीय जनता पार्टी की आनी है। लोगों को चुनना अब यह है कि इस बार के चुनाव में वो भाजपा की बहुमत लाना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी की लाना चाहते हैं। लड़ाई इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये हो। लेकिन सवाल बार बार यही खड़ा होता है कि जो आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार थी और जिस तरह से उसने विड्रॉ किया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों में नाराजगी है। क्या आप लोग इस चीज को मानते हैं और पिछले दिनों आप लोगों ने कोशिश की लोगों को कन्विंस करने की? लोगों के मन में तत्काल उस समय गुस्सा था, लेकिन आज दिल्ली के लोग इतने समझदार हैं और जानते हैं दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के पास बहुमत होती उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत थी। आज दिल्ली के अंदर एक आम आदमी की और आम आदमी के हित की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही होती। चुनाव तो इसीलिए हो रहे हैं, बहुमत अगर हमारे पास होते तो चुनाव की जरूरत नहीं होती। इस
इसलिए दिल्ली के लोगों के मन में आए कि एक बार एक ईमानदार व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर खड़ा है, अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि वो जो करके दिखाना चाहते हैं वो दिल्ली वालों को दिखा सके और दिल्ली के विकास को, आम आदमी के विकास को आगे बढ़ा सके। जी, चौधरी मतीन साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। जैसा कि गोपाल राय साहब भी कह रहे हैं चौधरी साहब की कहीं ना कहीं कांग्रेस तो ये मानकर चल रही है कि उसमें फिलहाल इस बार के इलेक्शन में भी उसे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कुछ सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये इल्जाम है, ये कहना है साफ तौर पर कि सीटें बल्कि जो 8 हैं वो भी बचा पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्या कहेंगे? ये 28 वाली जो अपनी बताए, इन्हें पता लगेगा ना एक साल में क्या क्या इन्होंने दिल्ली के लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। पूरी दिल्ली में आप बता दो ना, 666 लीटर पानी फ्री की बात करी, एक दिल्ली में ढूंढ के बता दो उस पानी का किसी को फायदा हुआ हो। इन्होंने कहा कि बिजली के दाम कम करेंगे, बिजली का 1 रुपया कम हुआ हो। जो 2 महीने का बिल आता था अब 1 महीने का बिल आ रहा है, वो जनता में जाएंगे जब पता लगेगी ना। अभी तो इन्होंने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेते। 28 नहीं, 8 भी नहीं बचेंगे। कह रहे हैं कि 8 कांग्रेस के रिटेन करने मुश्किल हो जाएंगे, पता लगेगा ना। कितनी बार बेवकूफ बनाएंगे, छोड़ के भागे आपको सत्ता दी लोगों ने। गोपाल राय जी के कहने से थोड़ा ही हो जाएगा कि बहुत भारी इनका वो चल रहा है। चलिए, तीनों पार्टियां आमने सामने हैं और अब तैयारी एक बार फिर से मैदाने जंग यानी इंतखाबात के मैदान में जाने की है और जमहूरियत की ये जंग होगी, जमहूरियत के लिए जंग होगी और देखते हैं कि कौन इसमें बेहतर परफॉर्म कर पाता है। दिल्ली के आवाम को एक बार फिर से इलेक्शन का सामना करना पड़ेगा। शकील अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अगला जो हमारा मसला है, जो मौजू है, वो है हज को लेकर जो दिक्कतें पेश आ रही। पहले तो हम जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे हमारे खास मेहमान चौधरी मतीन साहब, कांग्रेस लीडर, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। गोपाल राय साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। यहाँ रुकते एक वक्फे के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे जो हुज्जाज कराम है उनकी जो मुश्किल है, इस वक्त भी जो फंसे हुए हैं वो लोग सऊदी अरब में और किस तरह की दिक्कतें उन्हें पेश आ रही हैं हिंदुस्तान वापस आने में, इस पर हम बात करेंगे शकील साहब से। आप हमारे साथ बने रहिएगा। फोन लाइन पर भी हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ेंगे। हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए हालात हाज़िर। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी है। बाहर का विदेश के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं हालात हाजरा और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान सीनियर सहाफी शकील अहमद साहब हैं। एक बार फिर आपसे आपको उनका तारुफ करा दें और बात हम करें हज की। हज के सारे अरकान मुकम्मल होने के बाद भी मुल्क के हजारों आज़मीन हज सऊदी अरब में फंसे हुए हैं और इंतजामिया की लापरवाही से वो अभी भी जद्दा की सड़कों पर भटक रहे हैं। दरअसल भोपाल एयरपोर्ट से सितंबर में इंडियन एयरलाइंस की 5 परवाजों के जरिए 1000 से ज्यादा आज़मीन हज के सफर पर गए थे, जिनकी 30 अक्टूबर से वापसी शुरू हो गई है। लेकिन एयर इंडिया की बदनजमी की वजह से 5 में से सिर्फ अभी 2 परवाजें ही भोपाल पहुंच सकी। बाकी बची 3 फ्लाइटों के लिए एयरलाइंस का तैयारा दस्तयाब ही नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हाजियों के अहले खाना में बेचैनी बढ़ गई। लेकिन इस बारे में ना तो एयरलाइंस और ना ही हज कमेटी ही सही इत्तलात फराहम करा रहे हैं। रियासती हज कमेटी का कहना है कि इस बारे में मरकज को ही कुछ पहल करनी होगी। कब आएंगे, कौन सी गाड़ी से आएंगे, कितने बजे आएंगे, कोई क्लियरेंस नहीं है ना, डेट फिक्स है। अब वहाँ पे वो लोग बैठे हैं ना कि यहाँ जाने के लिए। जी अब क्या होना चाहिए आपको ऐसा लगता है? भाई क्लियरेंस तो करना चाहिए ना हज सेंट्रल गवर्नमेंट और हज कमेटी ने। हम लोगों को बहुत याद आ रही है। 40 दिन तो हो गए उनके, हज के अरकान भी पूरे हो गए सब। ये जल्दी आनी चाहिए फ्लाइट। अब जल्दी आने की उनकी कोशिश कर दीजिए आने के लिए। हम सब परेशान है, बच्चे भी परेशान है। आप लोगों को जानकारी मिली होगा? नहीं, अभी नहीं मिली हमको जानकारी। हज कमेटी से मैंने राब्ता किया है, अभी उनसे बात की है और कोशिश की जा रही है। हज कमेटी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भोपाल में जो हैं इसके अध्यक्ष कि भाई आप थोड़ा जल्द से जल्द कोशिश करें और
उनके परिवार को भी थोड़ी सांत्वना मिले, जिससे कि क्या पोजीशन है। और रास्ता कायम करने में ये पता चला कि कुछ तकनीकी खराबी हो गई थी फ्लाइटों में, तो उस वजह से कुछ डिले हो गया है। तो कोशिश की जा रही है, हज कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, और हमने भी उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप जल्द से जल्द बात अपनी उठाएं वहाँ पे, जिससे कि जो घर में लोग परेशान हो रहे हैं, जो हाजी लोग वहाँ रुके हुए हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो और वो ठीक ठाक अपने घर ठीक समय से पहुँच जाएं। आपको लगता है कि जो व्यवस्थाएं पहले से होनी चाहिए, ये मैं गवर्नमेंट इंडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भारत सरकार है इसका भी कुछ फर्ज बनता है कि यात्रियों के लिए पहले से ही, जब इतने दिन से गए हुए तो जब वापसी का समय को काफी वक्त था, उस हिसाब से इन्होंने पहले से इंतजाम करना चाहिए था, तकनीकी खराबियां सब दूर करना चाहिए थी, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कौसर शमीम साहब हैं, जो कि चेयरमैन हैं हज कमेटी के। उनसे बात करेंगे। कौसर साहब, खैर मकदम है आपका आलमी समय पर। कौसर साहब जी शुक्रिया, लेकिन मेरा नाम अगर आप दुरुस्त कर दें तो बड़ी इनायत। जी, कैसर शमीम साहब, माफी चाहते हैं हम आपसे। कैसर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये हर साल का रूटीन बन गया है, क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है एयर इंडिया और सेंट्रल हज कमेटी के बीच में? क्या दिक्कत है, क्या आपको लगता है? पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका दें। जी जरूर। और बगैर मेरा जवाब सुने किसी जजमेंट मत फॉर्म करिए। बिल्कुल, लेकिन शिकायतें तो हैं। शिकायतें हमको भी बहुत हैं। जी बताएं। और हज कमेटी का रोल है जी हिंदुस्तान में जितने हाजी जाते हैं उनके हज के मैनेजमेंट का। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सारे काम जो गवर्नमेंट के हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जरिए होते हैं। जहां तक फ्लाइट्स का सवाल है, ये पूरा काम देखती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। जी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अपने विजडम से, और जैसे कि पुरानी रिवायत रही है, जो हमारे यहाँ एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं उसमें आधे हाजी के एम्बार्केशन के लिए सऊदी एयरलाइन को दिया और आधे वो एयर इंडिया को दिया। जी, एयर इंडिया की कुछ अपनी पर्सनल, उनकी अपनी कुछ मुश्किलें हैं। वो क्या करते हैं कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं जो उनको जगहें मिलती हैं। जी, तो वो श्रीनगर का तो खुद ऑपरेट करते हैं और ज्यादातर वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जी। अब ये जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं इस वक्त, ये वो सब कॉन्ट्रैक्टेड वेंडर्स हैं जिनको के एयर इंडिया ने ये सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है। हज कमेटी डायरेक्टली किसी भी ऑपरेटर से नहीं डील कर सकती है। बाय एंड लार्ज हम लोगों को या तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के जरिए काम करता है। बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वजीर खारजा हैं सुषमा स्वराज, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि तमाम बेहतर सहूलियात इस बार हुज्जाज इकराम को मिलेगी। उन्होंने जी, सुषमा स्वराज ने, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेइंतहा हम लोगों की मदद की है। जी। जब हमें जरूरत पड़ी उन्होंने बहुत मदद की हम लोगों को। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का आ रहा है, क्योंकि जहां तो वही सवाल वही है ना साहब कि कोऑर्डिनेशन की कहीं तो कमी है ना? नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है जी। जो ये सब कॉन्ट्रैक्ट किया है एयर इंडिया ने, तो जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना काम नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले एक ईमेल भेजा रोहित नंदन साहब को, सीएमडी ऑफ इंडिया, कि मैं आपसे इमीडिएटली मिलना चाहता हूँ, हाजियों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है, मुझे पूरे हिंदुस्तान से कंप्लेंट्स आ रही हैं। जी। सुबह दोपहर शाम रात मेरे पास कंप्लेंट्स आ रही। उनका जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा ईमेल किया कि मैं आपसे इमीडिएटली मिलना चाहता हूँ, ग्रांट मी ऑडियंस। फिर उनका जवाब आया कि देखिए एयर इंडिया पूरे तरीके से वाकिफ है ये जो प्रॉब्लम हुआ है जी, और उनके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर इस बात को ओवरसी कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका कहना था कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने जो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन उम्मीद यह है कि वो जल्द से जल्द ठीक कर ली। ठीक है, आप हमारे साथ फोन लाइन पर। फाइनल बात जी बिल्कुल, ये कहा कि जहां तक हाजियों का सवाल है, एयर इंडिया उनकी देखभाल पूरे तरीके से अपने पूरे रिसोर्सेज लगा के कर रही है। बिल्कुल, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहेगा। हमने आपको पूरा सुना, आप जो कह रहे थे कि आप पूरा सुने, तो जरूर आपकी पूरी बात हमने पहुंचाई। इस वक्त हमारे साथ कासिम रसूल इलियास साहब हैं, जो कि मेंबर हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। उनसे भी बात करते हैं, फोन लाइन पर हैं। क्या रद्द-ए-अमल आप देंगे जिस तरह की मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही हैं? कहीं कोई कमी आपको नजर आती, कहीं कोई दिक्कत तो है जिसकी वजह से दिक्कत पैदा होती? कासिम रसूल साहब, राब्ता हमारा टूटा, हम दोबारा उनसे
राब्ता कायम करने की कोशिश करें। हमारे साथ शकील अहमद साहब। मैं कैसर शमीम साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। कैसर साहब अगर मुझको सुन पा रहे हैं। कैसर साहब, जो हमारी बात हुई है, जो वहां पर मदीना मुनव्वरा में काफी तादाद में लोग वहां पर ठहरे हुए हैं, 30 तारीख को और 31 तारीख को फ्लाइट आई है, उसके बाद से 3 तारीख तक कोई भी फ्लाइट नहीं आई है जिनको मध्य प्रदेश इमिग्रेशन पॉइंट पर लैंड करना था। और वहां पर जितने भी हाजी हैं उनसे सामान ले लिया गया है। मौलवी क्योंकि 2 दिन पहले ही उनसे सामान ले लेता है और वो अपने जरिए से ही एयरपोर्ट पर वो सामान पहुंचाता है। और जितने भी हाजी हैं जब जाने का टाइम उनका तय हो जाता है तो तकरीबन सारे ही पैसे वो खर्च कर डालते हैं। 100-200 रियाल अपने पास वो पॉकेट मनी रखते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि एयरपोर्ट पर उनके अहले खाना लेने के लिए आएंगे। इसलिए उनको खाने तक की दिक्कत आ रही है और वो कॉन्सुलेट में बार बार जा रहे हैं। 3 दिन उनको वहां पर पड़े हुए हो गए हैं, वो वहां पर परेशान है और रिश्तेदार यहां पर परेशान है। तो 3 दिन हो गए इस पूरे मामले को, लेकिन अभी तक पूरी गवर्नमेंट इसका हल नहीं निकाल पाई है। देखिए, मैंने जैसा अर्ज करा आपसे कि मेरे पास रिटन ईमेल है, आप चाहें तो वो मैं आपको फॉरवर्ड करा दूंगा अपने ऑफिस से। उन्होंने लिखा है, रोहित नंदन साहब ने, चेयरमैन एयर इंडिया ने, मुझे कि एयर इंडिया पूरा हाजी की देखभाल, सारे हाजियों की पूरी देखभाल कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। जहां तक लोकल वहां पे इंतजामात का सवाल है, वो कौंसल जनरल ऑफ इंडिया मुबारक साहब हैं, उनकी टीम है, डिप्टी कौंसल जनरल हैं, वो सारे लोग जो हैं वहां पे देखभाल जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं। हम लोगों का एक लिमिटेड हम लोग एक उसमें काम कर सकते हैं, वो ये है, एयर इंडिया का राइटिंग में हमारे पास ईमेल है उनके सीएमडी का कि हम लोग पूरे तरीके से वाकिफ हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन वाली बात जो है वो मुनासिब नहीं है कहना। हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरे अपना जोर लगा रहे हैं, जितना कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अब पूरा मामला कहां तक पहुंचा है कैसर शमीम साहब? पूरा मामला कहां तक पहुंचा है? आज जहां तक मैं मालूम चला है कि इंदौर में एक मीटिंग चल रही थी आप लोगों की, जो हाई अथॉरिटीज हैं उनके साथ। तो अब कब तक उम्मीद की जा रही है कि लोग वापस आएंगे और फ्लाइट जो है मामूल पर आ पाएंगी? आपका जो ये मीटिंग चल रही है, ये स्टेट हज कमिटीज की चल रही होंगी। आई एम चेयरमैन ऑफ द हज कमिटी ऑफ इंडिया। इट्स अ डिफरेंट बॉडी, ऑल इंडिया बॉडी। तो जो लोकलाइज जो एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं, वहां पे जो लोग हैं वो ये मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। हर आदमी कोशिश में लगा है, क्योंकि हम लोगों को बेइंतहा तकलीफ है कि हज माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छे तरीके से हो गया, बगैर किसी मेजर इंसिडेंट के। कोई अल्लाह का शुक्र है जी हो गया। और हम लोगों की ये कंसर्न है कि हमारा आखिरी हाजी खैरियत से अपने घर पहुंच जाए। हमारे साथ जी कासिम रसूल साहब भी जुड़ गए हैं, जो मेंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। कासिम साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को, इस मसले को, इस दिक्कत को? नहीं थोड़ा सा, अरे हाँ, देखिए ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि ये जो मसला है, ये मसला आज का नहीं है जी। और ये मुतालबा पहले से चला आ रहा है। हज कमेटी जिस तरह से एयर इंडिया से टाई अप करती है और जिस तरह से एयर इंडिया जो है वो एक्सप्लॉइट करता है सिचुएशन को, ये दूसरा हमको लगता है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और सब्सिडी एयर इंडिया खाते में जाती है। ये जितने मसाइल खड़े हो रहे हैं उसके पीछे ये एक पर्टिकुलर एजेंसी पे डिपेंड जाना जो है ना, ये एक बुनियादी मसला है जी। पहले से ये बात सामने आ रही है कि ये जो है ये डिपेंडेंस खत्म होनी चाहिए और हज कमेटी को ये मौका मिलना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली जो है वो टेंडर ऑफर करे, लोगों को बुलाए जी और इनवाइट करे और उसके बाद बुनियाद पर जो है वो फैसला करेगी किस एयरलाइंस को ये देना है ये काम। अपनी टर्म्स को से बात करें तो ये सब मसाइल खड़े हैं जो आज मसाइल खड़े होते हैं जी। जब से उल्टा इल्जाम हम पर ही आता है कि सब्सिडी दी जा रही है, हमें इस बात का इम्कान नजर आता है कि अगर आप बाहर से टेंडर बाहर से अगर इन्वाइट करेंगे टेंडर देकर, तो दूसरी एयरलाइंस होगी वो ना सिर्फ ये कि अच्छा खासा डिस्काउंट देंगी बल्कि हमारी टर्म्स के ऊपर वो काम करेगी, तो ये सब मसाइल खड़े नहीं है। बिल्कुल ये तरीका हो सकता है जी। आप चाहेंगे तो दोबारा किसी और को दे सकते हैं अगर किसी से परेशानी जी जी। इससे कुछ शफाफियत आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम साहब और बहुत शुक्रिया कैसर साहब हमसे बात करने के लिए। शकील साहब हमारे साथ स्टूडियो में। शकील साहब, माशाल्लाह आप करीब 3 बार हज करके आ गए हैं, आप वहां की जो जमीनी हकीकत है उससे अच्छी तरह से जानते हैं, आप उससे चलते चलते जाना चाहेंगे। ये तो ये बॉडीज की बात हो गई जो अपनी अपनी वजाहत पेश कर रही हैं, असलियत क्या है? देखिए, जिस तरह से अपना दर्द बयान करने की कोशिश की कैसर शमीम साहब ने, जो चेयरमैन है सेंट्रल हज कमेटी के, बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल जायज है, क्योंकि हज 3 टुकड़ों में बंटकर रह गया है और 3 एजेंसियां हैं जो हज का इंतजाम करती हैं और काफी बरसों से ये मांग चली आ रही है कि हज का एक अलग से एक मंत्रालय बनाया जाए या हज का कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए, चाहे वो कॉर्पोरेशन, हज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी मांग हमेशा होती चली आ रही है कि उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और हज कमेटी, ये
तीनों लोग मिलकर के काम करें और एक सुप्रीम पावर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई डिसीजन लेना है तो वो अपना अलग से डिसीजन ले पाए। अब जब मामला आता है वहां पर एकोमोडेशन का या वहां पर ठहराने का, वहां पर रहाइश के इंतजाम का, तो उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला सामने आता है। वीजे का मामला जब आता है तो एक्सटर्नल अफेयर्स सामने आता है। और जब बात आता है जो ट्रैवल का, हाजियों को ले जाने का, वापस लाने का, तो उसमें सिविल एविएशन का इन्वॉल्वमेंट आता है। उसके अलावा वजारत मालियात भी इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो एयरलाइंस को दिया जाता है और वहां पर पहुंचाया जाता है, वो भी एक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा नज्म करना होता है। कई हजार करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको एक डिपार्टमेंट बना दिया जाए और एक मंत्रालय में इसको, एक वजारत में जो है इसको जम कर दिया जाए और तीनों डिपार्टमेंट मिलकर के साथ काम करें, और जिस तरह की परेशानी है, जिस तरह से कासिम रसूल इलियास साहब ने कहा है कि हज का किराया बहुत ज्यादा वसूला जाता है, उसमें सब्सिडी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 75 से 80 हजार रुपए है जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और अगर मार्केट में अगर हम जाते हैं तो 50,000 रुपए का टिकट डायरेक्ट मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा घालमेल है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए और इनका हल निकालना चाहिए। शकील साहब, वक्त की हमारे पास कमी है, लेकिन जहां तक आपकी बात से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये बात तो सच है, भले ये माने या ना माने, लेकिन कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है और इसमें बेहतरी आनी चाहिए। और इतना बड़ा ये पूरा फंक्शन होता है, इसको देखते हुए इसके बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए और एक नई सोच के साथ फिर से इसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए, हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, हालात हाजरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन कीजिए समयलाइव.com पर। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।